हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बे ऑन साइंस। आज हम लोग भारतीय भवन के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, एक यूकैरियोटिक पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एवं नामांकित आरेख चित्र बनाएं। तो यहाँ पर पादप कोशिका का बहुत ही सुंदर चित्र है। इसको अगर कोई भी स्टूडेंट को बनाने में चित्र दिक्कत होता है या मन नहीं लगता या अच्छे से बन नहीं पाता है तो धीरे धीरे इसे पेंसिल से बनाने की कोशिश करें। बहुत ही सुंदर फिगर बनेगा, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत चित्र बना है। चलिए हम लोग थोड़ा सा फिगर को समझते हैं। यहाँ पर कोशिका का बाहरी भाग जो है वो कोशिका भित्ति होता है। ये याद रखने वाला बात है। कोशिका के बाहरी भाग को कोशिका भित्ति कहेंगे। ये बाहरी भाग है जो कठोर और कड़ा होता है एवं निर्जीव पदार्थ सेल्यूलोज का बना होता है, कोशिका भित्ति। सेकेंड है यहाँ पे कोशिका झिल्ली कोशिका का है और ये अंतःप्रदवीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। ये कोशिका द्रव है। कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाएगा कोशिका द्रव कहलाएगा। क्लोरोप्लास्ट जिससे कोशिका जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, रसधानी या वैक्यूल्स, यहाँ पे केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के बाहर जो झिल्ली पाया जाएगा केंद्रक झिल्ली, और केंद्रक के अंदर ये क्रोमैटिन धागे की जैसा संरचना पाया जाता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दिखाए जाने वाले जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये देखिए जंतु कोशिका का चित्र है। इसमें जो बाहरी परत होगा कोशिका झिल्ली होगा, ये गोल्जी काय है, गोल्जी बॉडी। सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन के समय कार्य करता है। लाइसोसोम, केंद्रिका, केंद्रक छिद्र है केंद्रिका के भीतर, और इसमें केंद्रक झिल्ली है। और राइबोसोम, ये सब कोशिका के अंगक हैं। कोशिकीय द्रव, कोशिका के अंदर द्रव पाया जाएगा कोशिका द्रव। माइक्रोट्यूबुल्स छोटे छोटे होते हैं जंतु कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया, चिकनी अंतःप्रदवीय जालिका, ये देखने में चिकना होता है क्योंकि इसमें राइबोसोम इसके ऊपर नहीं पाया जाता है। और केंद्रक द्रव, केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाएगा केंद्रक द्रव कहलाएगा। क्रोमैटिन जालिका, ये केंद्रक के अंदर पाई जाती है क्रोमैटिन जालिका। दानेदार अंतःप्रदवीय जालिका, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है लेकिन इसके ऊपर राइबोसोम की उपस्थिति है, तो इसीलिए यह रफ दिखाई देती है, इसीलिए इसको दानेदार अंतःप्रदवीय जालिका या खुरदरी अंतःप्रदवीय जालिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर देखिए, पेंसिल से बहुत ही खूबसूरत से बनाया गया है। आराम से आप लोग भी इसी तरह से फिगर बना सकते हैं पेंसिल की सहायता से। बाद में इसको सुंदर लगने के लिए या सजाने के लिए हम लोग पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मतलब कि यहाँ पर जो गड्ढा जैसा कर्व टाइप का स्ट्रक्चर बनता है उसको गुहा हम लोग बोल सकते हैं। ये बाहरी झिल्ली है, भीतरी झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन इसको बोल सकते हैं। क्रिस्टी, डीएनए, राइबोसोम और मैट्रिक्स जो अंदर में द्रव भरा हुआ रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसको मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों का वर्णन निम्नलिखित है। इसका पहला कार्य, इसमें उपस्थित कोशिकीय श्वसन के एंजाइम के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप जीव के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। कोशिका के अंदर जो भोजन जमा होता है या कोशिका जो भोजन लेता है वो एक एंजाइम
के कारण ऑक्सीकरण होता है। जब कोशिका सांस लेती है तो एंजाइम के कारण भोजन का ऑक्सीकरण होता है। भोजन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। भोजन का जितना भी न्यूट्रिशन होता है सब अलग होता है, जिसके फलस्वरूप ढेर सारा ऊर्जा मुक्त होता है। और यही ऊर्जा मुक्त होता है जिससे कोशिका अपना कार्य करती है। इसीलिए कोशिका को जो है ऊर्जा गृह कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए इसको अंग्रेजी में पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। दूसरा देखते हैं, यह ऊर्जा एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जमा रहता है। कोशिका एक नए यौगिक के निर्माण के समय एटीपी में संचित ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। और जो यह ऊर्जा होता है, जब कोशिका को कोई नया यौगिक का निर्माण करना होता है तब जो एटीपी के रूप में संचित ऊर्जा है उसका कोशिका इस्तेमाल करती है और नया यौगिक का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतरों को स्पष्ट करें। तो पहला, यूकैरियोटिक कोशिका हम लोग देखते हैं। पहले, यह विकसित कोशिका है। यह विकसित कोशिका का मतलब है इस कोशिका में पूरा जितना भी कोशिका अंगक होते हैं, सेल ऑर्गन्स होते हैं, सब विकसित होंगे और सभी सेल के अंदर सेल ऑर्गन्स पाए जाएंगे। और जो कोशिका होती है वो बड़ा स्पष्ट होती है और सभी अंगक इसमें स्पष्ट पाए जाते हैं। इसीलिए यह विकसित कोशिका कहलाती है। इसका आकार बड़ा 5 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। यही प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है, यह इसमें पूरा कोशिका अंगक विकसित नहीं होता और यह प्रायः आकार में भी छोटी होती है। इसीलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका को आद्य कोशिका कहा जाता है। इसका आकार प्रायः छोटा 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। दूसरा अंतर हम लोग देखते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक उपस्थित रहता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित रहता है। तीसरा, सभी पादपों और जंतुओं में यूकैरियोटिक कोशिका मौजूद होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है केवल जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया में मौजूद होती है। चौथा देखते हैं, केंद्रिका पाया जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका में और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं पाई जाती है। पाँचवा, अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल क्रोमोसोम पाया जाता है, एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है। 6 देखते हैं, गोल्जी काय माइटोकॉन्ड्रिया अंतःप्रद्रव्य जालिका यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाएंगे और प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी काय माइटोकॉन्ड्रिया अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाए जाते हैं। 7, क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक कोशिका के पादप कोशिका होंगे उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा और जो यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाएंगे और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होंगे उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। 8, कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होता है, जबकि यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रोमोसोम की संरचना को सचित्र समझाएं। तो यहाँ पर क्रोमोसोम का चित्र बना हुआ है, जिसमें पहला जो सिरा है उसको टेलोमियर कहा जाएगा, बीच के भाग को पेलिकल और अंदर में जो द्रव भरा हुआ रहता है उसे मैट्रिक्स कहा जाएगा और जो धंसा हुआ स्थान है उसको सेकेंडरी बीच में यहाँ पर धंसा हुआ स्थान है सेकेंडरी कंट्रिक्शन कहलाएगा। आगे है यहाँ पर जो मुड़ा हुआ जैसा संरचना बना हुआ है वही, और जो मुड़ा हुआ संरचना है वो क्रोमोनीमेटा है। आगे यहाँ पर सेंट्रोमियर है और इसी को यहीं ऊपर में प्राइमरी कंट्रिक्शन पाया जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं।
केंद्रक का कार्य क्या है, सचित्र इसकी संरचना का उल्लेख करें। तो यहाँ देखिए केंद्रक का बहुत ही खूबसूरत फिगर बनाया गया है। यह केंद्रक का फिगर है। इसमें बाहरी परत को केंद्रक झिल्ली, इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है केंद्रक द्रव, और बीच में जो छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है उसे केंद्रक छिद्र कहा जाएगा। केंद्रक के भीतर एक केंद्रिका पाई जाती है, यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं। और जाल के जैसा जो संरचना पाया जाता है केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन जालिका, और केंद्रक के बाहर यहाँ पर अंतःप्रदवीय जालिका पाई जाती है। ये था केंद्रक का चित्र। आगे है केंद्रक का कार्य निम्नलिखित है। तो पहला कार्य देखते हैं। केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। केंद्रक की अनुपस्थिति में कोशिका विभाजन संभव नहीं है। दूसरा देखते हैं। केंद्रक कोशिका के भीतर संपन्न होने वाली उपापचयी या जैविक तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तीसरा, कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा, यह कोशिका के विकास एवं परिपक्वन को निर्धारण करता है। पांचवा, केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकीय आरएनए उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका झिल्ली पदार्थों के परिवहन में किस प्रकार अपनी भूमिका अदा करती है। तो इसका आंसर होगा कोशिका झिल्ली के द्वारा ही परासरण की क्रिया संपन्न होती है। पदार्थों के परिवहन के लिए जीवन तंत्रों में परिवहन तंत्र होता है, जिसके अंतर्गत जल एवं खाद्य पदार्थों का शरीर में एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन होता है। पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भाग की ओर कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होता है। जंतु में भी गैसों, पोषक तत्वों, हार्मोन्स, उत्सर्जी पदार्थों या उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थ का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में परिवहन होता है, जिसमें कोशिका झिल्ली की मुख्य भूमिका रहती है। क्वेश्चन नंबर 8 है। अल्प परासरणी, समपरासरणी तथा अति परासरणी विलयनों में किसी जीवित कोशिका को बारी बारी से डाला जाए तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा अल्प परासरणी, समपरासरणी तथा अति परासरणी विलयनों में किसी जीवित कोशिका को बारी बारी से डाला जाए तो पहला, इसमें इसका परिणाम यह होता है जल के कोशिका के भीतर प्रवेश करने से कोशिका फूल जाएगी। दूसरा, शुद्ध रूप से जल की कोई गति नहीं हुई। तीसरा, फलस्वरूप कोशिका सिकुड़ जाएगी। चैप्टर जो कोशिका जीवन के आधारभूत इकाई हैं वो समाप्त होता है।